92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी लापता शायर। हटो सब लोग, यहां से क्या लगा रखा है? पुलिस थाने में घुसते हुए इंस्पेक्टर परवेज आलम ने आवाज बुलंद की। उनकी आवाज इतनी तीव्र थी कि थाना भवन में सन्नाटा पसर गया। सिपाही सलामी देने लगे और अर्दली ने बड़ी मुश्किल से पगड़ी और फाइल संभाली। मल्होत्रा स्वीट्स की पिछली दिवाली में पिछले थानेदार को गिफ्ट की गई दीवाल घड़ी के टिक टिक की आवाज पूरे थाने में महसूस की जा सकती थी। इतने सारे लोगों को अंदर क्यों बिठा रखा है रामकुमार? मैंने कहा है एक कंप्लेन के लिए एक ही आदमी आगे आना चाहिए। रामकुमार ने आवाज को संभालते हुए कहा, जी सर, वो मंजूर अली साहिल के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने उनके परिवार वालों और प्रशंसकों की भीड़ इकट्ठा हो रखी है। हमने कहा यहाँ से जाने को, तो बोले जब तक उनके मासूक शायर वापस अपने घर नहीं पहुँच जाते ये लोग अपनी दिवाली नहीं मनाएंगे। परवेज आलम ने एक ही झटके में रामकुमार की पूरी बात सुन ली और कहा, हटाइए इन सबको और साहिल साहब के परिवार वालों को अंदर भेजिए। सब इंस्पेक्टर रामकुमार ने ठीक वैसे ही किया। शायर साहिल साहब के परिवार के 3 सदस्य इंस्पेक्टर परवेज आलम के केबिन में पहुंच गए। परवेज आलम ने उनको बैठने को कहा और एक अधेड़ सी लेकिन सुंदर दिखने वाली महिला से कहा, जी आप साहिल साहब की मोहतरमा है? बुर्के से सर बाहर निकाल के महिला ने कहा, जी मेरा नाम असावरी है और ये दोनों मेरे बच्चे हैं। उन्होंने बगल की सीट पर बैठे एक लड़का और एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। दोनों बच्चों ने परवेज आलम को नमस्ते किया। जी वो पिछली रात से घर से बिना बताए चले गए हैं। कोई खत नहीं है, कोई सुराग नहीं है, न जाने कहाँ गए और हम कैसे इनका पता लगाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इन दिनों अपनी आत्मकथा लिखने में व्यस्त थे, अक्सर गुमसुम रहा करते थे। आपने उनके पूरे कमरे की तलाशी ली? परवेज आलम ने असावरी के साथ ही साहिल साहब के दोनों बच्चों की ओर देख के पूछा। उनमें से एक बच्चे ने कहा, नहीं, कमरे से कुछ गायब नहीं है। असावरी ने अपनी बात को अलग करते हुए कहा, हम तो उनके कमरे में भी नहीं गए। पति गए मेरे परवेज साहब। उस कमरे में उनकी यादें मुझको काटने को दौड़ती हैं। परवेज ने रामकुमार की तरफ देखा और इशारे में ही समझाया कि साहिल साहब के घर की पूरी तलाशी लेनी है। और फिर उन्होंने असावरी की तरफ देख के कहा, देखिए आपको इस भीड़ को संभालना होगा। साहिल साहब देश के नामी शायर हैं और फिर ये तो उनका अपना शायर है। लोगों का गुस्सा होना लाजमी है, लेकिन ऐसे अखबारों में पुलिस महकमे का नाम उछलेगा तो हम पे दबाव बढ़ेगा और हमें काम करने में परेशानी होगी। उनकी मानसिक हालत कैसी थी हमें नहीं पता, वो तो आप हमसे बेहतर बता सकती हैं। आप उनकी पत्नी हैं, कभी किसी तरह का कोई जिक्र या अपने मन में छिपी कोई बात उन्होंने आपको बताई हो तो प्लीज़ याद करके मुझे बताइए। और घर वालों से भी कह दीजिए कि अगर हमसे शेयर करना चाहें तो कर लें। परवेज आलम ने कहा और साहिल के परिवार वालों को कमरे से निकलते हुए देखते रहे। उनको लगा कि घर के मुखिया के घर से गायब हो जाने के बाद एक परिवार की हालत ऐसी ही होती होगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी लापता शायर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पूरे शहर में शायर मंजूर अली साहिल के गायब हो जाने से खलबली मची हुई है। इंस्पेक्टर परवेज आलम उनके घर वालों से पूछताछ करने के बाद मामले की तफ्तीश शुरू करते हैं। अब आगे। परिवार के थाने से निकल जाने के बाद इंस्पेक्टर साहब ने अपने मातहत रामकुमार से कहा, देखो इस केस को सॉल्व करो। साहिल साहब को पूरा देश सुनता है, उनकी नज़मों के दीवाने हैं लोग। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है उन्हें, कोई छोटा मोटा केस नहीं है। जनता की ये दीवानगी हमारी नौकरी पे भारी पड़ सकती है। रामकुमार ने हुक्म की तामील करने की बात कही और कमरे में सन्नाटा पसर गया। दीवार घड़ी की सुइयों की धड़कन महसूस की जा सकती थी। अगले ही कुछ घंटों में सब इंस्पेक्टर रामकुमार साहिल साहब के कमरे की तलाशी ले रहे थे। किताबों के पन्ने पलट के बाकी के हवलदार देख रहे थे। साहिल साहब के पुरस्कार और ट्रॉफियां करीने से अलमारी पे सजा के रखी थीं। बड़े नेताओं और अभिनेताओं के साथ उनकी खिंचवाई हुई तस्वीरें भी थीं। उनके वार्डरोब में एक से बढ़कर एक देसी विदेशी इत्र देख के रामकुमार ने असावरी से पूछा, साहिल साहब को इत्र का शौक था?
असावरी ने अपने गम के पीछे छिपी हल्की सी मुस्कान पर नियंत्रण करते हुए कहा, जी वो जिस भी मुशायरे में जाते उसके मिजाज के हिसाब से इत्र लगा के जाते, कहते जैसा देश वैसा भेष। अंत में रामकुमार को हार थक के कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने असावरी से चाय की प्याली की गुजारिश की। जैसे ही असावरी अंदर किचन में गईं, उन्होंने साहिल साहब की पिछली रात के नोट्स उठा लिए और पढ़ने लगे। असावरी के आने के बाद उन्होंने चाय पी और उनसे साहिल साहब के नोट्स के बारे में बात की। असावरी ने उनको बताया कि साहिल साहब रोज रात को नोट्स लिखते थे, लेकिन हम में से किसी को भी सख्त मनाही थी कि उनकी दिनचर्या के बारे में किसी को नहीं बताया जाए और न ही हम कुछ जानने की कोशिश करते थे। उनकी बीवी जरूर थे हम, लेकिन साहिल साहब एक अलग जिंदगी भी जीते थे जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। इधर पुलिस थाने में रामकुमार ने वो नोट्स लाके इंस्पेक्टर परवेज आलम को दे दिए। इस नोट्स में साफ साफ लिखे हैं कि आने वाली दिवाली का इनको बरसों से इंतजार है। इस बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। परवेज आलम ने पूरे नोट्स पढ़े, लेकिन कहीं भी उनको कोई सुराग या शायर की गुमशुदगी की वजह समझ नहीं आई। तो सर क्या एक टीम शहर में खोजबीन के लिए भेज दी जाए? रामकुमार ने कहा। परवेज आलम ने मना करते हुए कहा कि नहीं, मैं खुद इस मामले की तह तक जाऊंगा। शायर मिजाज हैं, कोई अपराधी थोड़े ना है। इसके बाद शुरू हुआ एक शायर की तलाश का सिलसिला जो शहर की गली कूचों से लेके मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तक जाता रहा। परवेज ने पूरा जोर लगा दिया कि कहीं से साहिल साहब का कोई सुराग मिल जाए, लेकिन साहिल साहब को शहर में जानता हर कोई था। बस अगर पता नहीं था तो घर छोड़ के क्यों गए और अब कहाँ होंगे? परवेज आलम पहली बार अपने पुलिस करियर में एक शायर की गुमशुदगी का केस संभाल रहे थे। एक शायर, एक सिपाही, मुकाबला दिलचस्प होने वाला था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी लापता शायर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, लापता शायर मंजूर अली साहिल के घर की पड़ताल के दौरान पिछली रात के कुछ नोट्स मिले हैं जिसमें साफ शब्दों में लिखा होता है कि ये दिवाली उनके लिए खास है और इसका वो बरसों से इंतजार कर रहे थे। अब आगे। शहर की सड़कों पे दिवाली की हलचल थी। यूनिवर्सिटी रोड से लेके कटरे की सभी दुकानों पे खरीदारी जम के हो रही थी। यूं लग रहा था कि देश मंदी की मार से गुजर ही नहीं रहा हो। रंग बिरंगी फिरनी खाते हुए बच्चे, फुलकारियां खरीदती हुई महिलाएं और दूसरी दुनिया के सपने का हुक्का पीते बुजुर्ग। माहौल कुछ यूं गड्ड-मड्ड था कि किसी एक शायर का पता ढूंढना थोड़ा मुश्किल जान पड़ता था। ऐसे में कहां से शुरू करें? परवेज आलम ने सोचा। उनको यह भी डर था कि साहिल साहब के गायब होने की बात फैलने भी नहीं देनी है। अपनी सरकारी गाड़ी लेके परवेज आलम पहुंच गए स्थानीय एमएलए के घर। वहां एमएलए साहब ने जब शायर के गुम होने की बात सुनी तो जोर से ठहाके लगाए और बोलो, देखो क्या दिन आ गए, जो खतों किताबत में होता था वो असल जिंदगी में होने लगा। उन्होंने परवेज को आश्वासन दिया कि साहिल साहब मिल जाएंगे, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन होने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। पूरे अलीगढ़ में इस शक्ल सूरत का कोई आदमी नहीं दिखा। परवेज की परेशानी बढ़ती जा रही थी और साथ ही बढ़ता जा रहा था नौकरी जाने का डर। अखबारों में छपना शुरू हो गया था और साथ ही ये बात भी बताई गई थी कि मामले की जांच परवेज आलम खुद कर रहे हैं। परवेज ने जांच तेज कर दी थी। अब वो दुकानों, मकानों और गम खानों में साहिल साहब की तस्वीर दिखा के पड़ताल करने में लगे हुए थे। कहीं कोई झलक बताता तो कहीं कोई कहता कि ऐसा आदमी दिखा तो था। अफवाहों के 100 मुंह और जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन परवेज के मुंह को एक भी बात का जवाब नहीं मिला था। थक के परवेज आलम ने एक सराय की ओर रुख किया। अलीगढ़ की सबसे पुरानी सरायों में से एक, इसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ धागा और चादर चढ़ा दो, मुराद पूरी हो जाएगी। परिवार वालों के लिए, प्रेम के लिए या जमीन जायदाद के लिए इंसान ऐसा करता है, लेकिन एक फरार शायर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वाला यहाँ आए, ये एक दुर्लभ क्षण था। परवेज ने एक भक्त के हिसाब से सब कुछ किया और सराय के बाहर निकलते समय उसने कतार में बैठे जरूरतमंद लोगों को दान भी दिया। लेकिन इस दान के पीछे का मकसद एक ही था, साहिल साहब का मिलना।
वो जैसे ही सराय से थोड़ा आगे बढ़ के अपनी सरकारी गाड़ी तक आए, वैसे एक आदमी गाड़ी के सामने आ गया। आदमी सलीके से तैयार था, कलफ लगा कुर्ता था, साफ सुथरी अचकन थी और एक जोधपुरी चप्पल भी पहन रखी थी। परवेज आलम की गाड़ी रुकते ही उसने कहा, मुझे बाजार के आगे तक छोड़ देंगे क्या? अमूमन पुलिस वालों की गाड़ी में लिफ्ट मांगने की हिम्मत किसी की होती नहीं है, लेकिन परवेज आलम ने आदमी को सलीकेदार मान के अंदर बैठने को कहा। आदमी बैठ गया, जीप चल पड़ी। आदमी ने परवेज आलम से कहा, आप कौन से थाने के इंचार्ज हैं साहब? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी लापता शायर। इस कहानी में अब तक आपने सुना, इंस्पेक्टर परवेज आलम पूरे शहर की खाक छानते हुए शायर मंजूर अली साहिल को ढूंढ रहे हैं कि तभी एक आदमी उनकी सरकारी जीप के सामने आके खड़ा हो जाता है। अब आगे। परवेज ने पहले आदमी की बात को इग्नोर करना ही ठीक समझा, लेकिन आदमी के लगातार अपनी तरफ देखने की वजह से उनको जवाब देना पड़ा। कोतवाली इंचार्ज हूं, लेकिन इस इलाके में किसी काम से आना हुआ है। इस काम की थकान और साहिल को घर पहुंचाने की उलझन उनके ऊपर तारी हो रही थी। उन्होंने आदमी से चुहल के मकसद से पूछा, और आपकी तारीफ? आदमी ने बालों पे हाथ फिराते हुए कहा, जी मुझे मंजूर अली कहते हैं। इतने दिनों में इतनी बार परवेज आलम साहिल शब्द सुन चुके थे कि उनका ध्यान मंजूर अली पे टिका ही नहीं। न उनको और न ही उनकी गाड़ी के ड्राइवर को इस बात का ध्यान आया कि साहिल साहब का पूरा नाम मंजूर अली साहिल है। मंजूर ने परवेज को अपनी बातों में कोई इंटरेस्ट न लेते हुए देख के कहा, आप पान लेंगे? पेशावरी पत्ता है, खास कोठा पर्चे वाला, तबीयत तर हो जाएगी। परवेज ने मंजूर को बड़बोला समझ के इग्नोर करना ही ठीक समझा। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। मंजूर ने भी अपना साजो सामान उठाया और ड्राइवर से बोले, बस मियाँ आगे सिग्नल पे रोक देना, लाल बत्ती हो रखी है और कुछ ही देर में दिवाली की बत्तियां भी जलने लगेंगी। जीप रुक गई, मंजूर उतर गए। जीप चल पड़ी और पीछे से आवाज आई, रोशनी की मुबारकबाद। जीप जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे घरों में एक एक कर दिए जलने लगे। दिए के जलने के साथ ही मंजूर के सीने में फैला अंधेरा बढ़ने लगा, साहिल के न मिल पाने का अंधेरा। पुलिस का गेस्ट हाउस आ गया और परवेज जीप से उतर के अपने कमरे में जाते हुए ड्राइवर से बोले, सामान अंदर पहुंचा देना। सामान में क्या था? परवेज की सरकारी टाई, सराय से मिली भस्म और कुछ पटाखे जो परवेज आज अपनी इकलौती बेटी को याद करते हुए यहाँ अलीगढ़ में छुड़ाएंगे। परवेज अपनी बेटी काव्या के साथ पहली बार दिवाली नहीं मनाने का दुख तभी कम कर पाएंगे जब वो शायर साहिल को यहाँ सुरक्षित ढूंढ लेंगे। वो अपनी बेटी काव्या के मुस्कुराते हुए चेहरे को याद कर ही रहे थे कि जीप का ड्राइवर सामान लेके कमरे में दाखिल हुआ और उसने सभी सामान के साथ परवेज को एक कागज का पर्चा दिया। इसमें लपेटा हुआ पेशावरी पान मंजूर अली का था, जिसे अब तक परवेज भूल भी गए थे। ड्राइवर से परवेज ने पूछा, यह क्या है? ड्राइवर ने कहा कि पान वो आदमी छोड़ गया था जो जीप में बैठा था। कौन? वो जिसने आगे तक छोड़ने की बात कही थी? जी हाँ, वही आदमी। नाम क्या बताया था उसने अपना? जी, मंजूर अली। नाम थोड़ी देर तक परवेज के कानों में गूंजता रहा। अगला पल जैसे रुक सा गया हो। परवेज आलम ने पैरों से आधी निकाली जुराबें वहीं छोड़ दी। वापस बोले, जीप निकालो। ड्राइवर ने भी कोई सवाल नहीं किया। उसने जीप निकाली और वो लोग तेजी से उस जगह पे पहुंचे जहां उन्होंने मंजूर को छोड़ा था। बड़ा सिग्नल था और ग्रीन था। गाड़ियां तेजी से भाग रही थीं। हर जीप में बैठा आदमी परवेज को मंजूर ही लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, और दिवाली के पटाखों के शोर में उन तक खुद उनकी आवाज नहीं आ रही थी। सिग्नल के बाईं तरफ होके परवेज ने जीप एक सरकारी अस्पताल के पास रुकवा दी और आने जाने वालों को देखने लगे। परवेज के ठीक सामने से मंजूर जैसी ही एक आदमी की परछाई दिखाई पड़ी। परवेज सतर्क हो गए, एकदम पुलिस के अंदाज में। एक पल को ख्याल नहीं रहा कि शायर को पकड़ने के लिए पिस्तौल की जरूरत क्यों आन पड़ेगी। मंजूर नजदीक आते ही बोले, आप मुझे ढूंढ रहे थे ना? परवेज का सारा गुस्सा और परेशानी काफूर हो गया। उन्होंने देखते ही कहा, साहिल साहब, दिल्ली वाले शायर ना? मंजूर अली साहिल ने मुस्कान दी।
शायर में शहर होता है, शहर में शायर नहीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी लापता शायर। इस कहानी में अब तक आपने सुना मशहूर शायर मंजूर अली साहिल की गुमशुदगी से पूरा शहर परेशान है, लेकिन मामले की जांच के लिए निकले इंस्पेक्टर परवेज आलम की मुलाकात रास्ते में ही साहिल साहब से हो जाती है। अब आगे। परवेज की आंखों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिसको ढूंढ रहे थे वो उनकी आंखों के आगे आके खड़ा हो गया था। परवेज एकदम स्तब्ध थे और उनके अंदर से थकावट निकल रही थी। उनके ऊपर का आसमान हल्का था और जमीन में तो जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही न बची हो। इधर साहिल साहब अपनी धुन में बोले जा रहे थे, मैं यहाँ अमीना से मिलने आया था। न जाने क्यों मैं आया, लेकिन उसने मेरे सपने में आके कहा आना है तो मैं आ गया। मना नहीं कर पाया उसको। एक हल्का सा विराम लेने के बाद साहिल साहब ने फिर से कहा, मना तो तब भी नहीं कर पाया था जब वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई थी। जाने का अपना दर्द होता है। कुछ लोग जिंदगी भर इसको सहते हैं और खुश रहते हैं, तो कुछ कड़वा मान के भूल जाते हैं। परवेज आलम पे कोई फर्क नहीं पड़ा साहिल की बातों का। वो बोले, अरे आप शायरी बाद में पढ़िएगा, लेकिन पहले यहाँ से चलिए। कितने लोगों की नींद उड़ा रखी है आपने वहाँ। बीवी बच्चे सब परेशान हैं। पूरा शहर दिवाली की रात में आपका इंतजार कर रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि आप शायर लोग ऐसे क्यों होते हैं। साहिल साहब ने परवेज आलम का हाथ झटकते हुए कहा, एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं? हम शायरों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? परवेज मियाँ, आप लोग जिंदगी को जीते हैं और हम जिंदगी में जीते हैं। आप मोहब्बत करते हैं और हम मोहब्बत में ही रहते हैं। फर्क है परवेज मियाँ, आपकी समझ में नहीं आएगा। हम आपको कैसे बताएं कि इश्क क्या होता है। अगले ही पल जीप साहिल साहब को लेके वहां से चल दी थी। उनके हाथों में हथकड़ी थी। परवेज को डर था कि वो कूद के कहीं भाग न जाए और फिर से शायरी न करने लगे। जीप का हॉर्न पटाखों के हॉर्न के आगे कम साबित हो रहा था। सड़क पे गाजर और चकली जलाते बच्चों को देख साहिल साहब खुश हो रहे थे। लेकिन आप यहाँ आए क्यों थे? परवेज आलम ने पूछा। अमीना से मिलने, साहिल साहब ने जवाब दिया। और अमीना कौन है? परवेज ने फिर से पूछा। हमारी दोस्त, साहिल साहब ने बाहर के बच्चों को देखते हुए मुस्कुरा के जवाब दिया। परवेज आलम ने तंज वाली हंसी देते हुए कहा, तो इश्क का चक्कर है। क्यों नहीं हो सकता? साहिल साहब ने कहा और एक 4 मंजिला इमारत से फूट रही फुलझड़ी को देखने लगे। लेकिन वहां आपका परिवार है जो आपके लिए 2 दिनों से बिना खाए पिए आपका इंतजार कर रहा है। इंतजार तो मैं भी कर रहा हूं इतने दिनों से अमीना का। अब मिल तो लिया ना अमीना से। अब चलिए दिल्ली, आपकी मोहतरमा असावरी आपका इंतजार कर रही हैं। असावरी भी तो अमीना जैसी है। सच कहूं तो अमीना ही है, वरना इतने साल उसके साथ कैसे बिता पाता। कहते हुए मंजूर साहिल ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और कुछ खोजने लगे। मेरा पान गया किधर? आपका पान हमारे पास है। जैसे परवेज आलम ने कहा, ठीक वैसे ही ड्राइवर ने अपनी जेब से वो पान का बीड़ा निकाल के साहिल साहब को थमा दिया। परवेज आलम मुस्कुराए और मन ही मन सोचा, साहिल साहब, इसी पेशावरी पान की डिटेल अगर आपने अपने नोट्स में नहीं लिखी होती तो आज न हमारे साथ बैठे होते और न ही हम इस तरह से इनके बारे में जान पाते। साहिल साहब ने पान और मुंह दोनों एक साथ खोला और गटक गए। अमीना का शहर छूट रहा है, कितना कुछ टूट रहा है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी लापता शायर। इस कहानी में अब तक आपने सुना मंजूर अली साहिल से परवेज ने बातों बातों में घर से गायब होने की बात पूछी तो उन्होंने अपनी प्रेमिका अमीना का जिक्र किया। परवेज के दिमाग में लेकिन एक ही बात घूम रही थी कि कैसे मंजूर को उनके घर तक पहुंचाया जाए। अब आगे। साहिल साहब ने शायरी पढ़ी और ड्राइवर ने तेजी से जीप आगे बढ़ा दी। जीप दिल्ली की सड़क पर दौड़ने लगी और साहिल साहब अपनी धुन में ही कुछ गुनगुनाने लगे। पूरी रात जीप सड़क पर चलती रही और साहिल साहब
पूरी रात अमीना को याद करते रहे। वो अमीना जिसने 25 साल पहले की दिवाली वाली रात ये वादा किया था कि 25 साल बाद हम सराय के उसी पत्थर पे चादर चढ़ाएंगे जहां हम पहली बार मिले थे। मोहब्बत में किया गया एक वादा अगर निभाया जाए तो एक जिंदगी जीने भर की कुव्वत रखता है। अलीगढ़ की अमीना के जिंदगी में आने से पहले मंजूर अली शायर नहीं हुआ करते थे, आशिक हुआ करते थे, और स्थानीय आशिक जो हर खूबसूरत चीज पे 2 लाइनें अर्ज कर देता था। अमीना के प्यार में पड़ने के बाद मंजूर की शायरी में काफिया करेक्ट होता गया, भाव बढ़ते गए, फिलोसॉफिकल बातें भी आती गईं। ये वो दिन थे जब अमीना और मंजूर मोहब्बत में डुबकियां लगाते थे। एक मौसमी बीमारी में अमीना नाम का मौसम मंजूर के जिंदगी से चला गया। उसके बाद मंजूर मियाँ पक्के शायर बन गए और साहिल नाम से जो पहला शेर लिखा वो कुछ यूं था, ये खामोशी अब खलती नहीं, साथ तो है तू पर चलती नहीं। दिवाली की रात बीत चुकी थी, सब लोग खुश थे। साहिल साहब अपने घर वापस आ गए थे। परवेज़ आलम का नाम टीवी पे फ्लैश होने लगा था। परवेज़ आलम को अलग अलग इंटेलेक्चुअल क्लास के लोगों से तारीफों भरे फ़ोन आने लगे थे। साहिल साहब की घर वापसी पे लोगों ने मोहल्ले में दिन दहाड़े रस्सी बम फोड़ा। ये और बात थी कि ये बम रात की बची दिवाली का था। साहिल साहब 2 दिन से भूखे थे। असावरी ने उनको शरबत और हलवा दिया, उन्होंने दबा के खाया। उसके बाद उन्होंने कमरे में जाके सोने की इच्छा जताई। अभी अभी तो आए, लेकिन परवेज़ ने समझाया कि कई दिनों बाद लोगों से मिले हैं, वो सहज महसूस नहीं कर पा रहे। परवेज़ अपनी सफलता से मिल रही अटेंशन बटोरने में व्यस्त थे। मोहल्ले के सब लोग साहिल साहब के घर के इर्द गिर्द उनसे ही मिलने में व्यस्त थे। इधर साहिल साहब अपने कमरे में पहुंचे और अपनी डायरी के नोट्स में आगे लिखा, आज मैं तुमसे मिला अमीना, तुम्हारी मज़ार तुम जितनी ही खूबसूरत है। 25 साल पहले किए गए वादे की वजह से मैं अभी तक जिंदा था। अब वो वादा पूरा हुआ। वादा पूरा हो जाए तो फिर लिखने की कोई वजह नहीं होती। अब मैं सोना चाहूँगा गहरी नींद में। मेरे पास भी लिखने जीने की कोई वजह नहीं। साहिल साहब 2 रातों से नहीं सोए थे। उन्होंने अपनी डायरी की सारी सतरें फाड़ लीं और उनको एक रूमाल में बांध के गीला कर अपने माथे पे रख लिया। बुखार उतर रहा था और जीवन जीने का खुमार भी। बड़े लंबे वक्त किसी ने साहिल के दरवाजे को खटखटाया नहीं। उनकी आत्मा को आराम मिला और वो खिड़की से फुदकते हुए जन्नत के दरवाजे की ओर निकल ली। साहिल साहब जा चुके थे। शहर के बाहर स्थानीय विधायक और नगर सेवक बैठ के फिरनी खा रहे थे। जय संतोषी माँ ग्राउंड में दिवाली के अगले दिन होने वाले समारोह में साहिल साहब को सम्मानित करने की घोषणा विधायक ने फिरनी खा के की। असावरी खुश थी क्योंकि उसके आसपास के लोग खुश थे। परवेज़ आलम ने भी मुंह में लड्डू डालते हुए अपनी प्रमोशन की बात कही। विधायक ने शांति रखने की बात कही। साहिल साहब भी शांत बिस्तर पे पड़े थे, मानो कह रहे हों कि अब उनको कोई सम्मान नहीं चाहिए। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।